बच्चों, आज हम वितान कक्षा 11 के पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें का अध्ययन करेंगे। इस लेख के लेखक अनुपम मिश्र हैं, जिन्हें प्रसिद्ध पर्यावरणविद माना जाता है। लेखक परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये अनुपम मिश्र जो लेखक हैं, इनका जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। ये प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन से ये जुड़े हुए थे और इन्होंने पर्यावरण से संबंधित कई जागरूकता अभियानों को चलाया तथा ये 1977 ईस्वी से गांधी शांति पर्यावरण कक्ष से संबद्ध है। इन्होंने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कई पुस्तक भी प्रकाशित की है। अब हम बच्चों पाठ परिचय की तरफ आते हैं। तो लेखक की यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही नहीं है, बल्कि यह ज़मीन की अतल गहराइयों में है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। इसका निर्माण राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किया जाता है। किसका निर्माण? कुएं का निर्माण। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अनुपम मिश्र कुएं, जो कि राजस्थान के जल संरक्षण की एक बेहतरीन माध्यम है, उसके बारे में किस प्रकार बता रहे हैं। तो हम पुस्तक लेकर बैठेंगे बच्चों, और जब हम पुस्तक लेकर एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे तभी हमें पाठ ढंग से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप पाठ 2 वितान राजस्थान की रजत बूंदें पृष्ठ संख्या 9 निकाल कर बैठेंगे। तो पाठ की पहली पंक्ति है, पसीने में तरबतर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलबाजी अर्थात चेजारे अर्थात वे मिस्त्री जो कि कुएं बनाने का कार्य करते हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी ही बढ़ती जाएगी। अर्थात जब 30-35 हाथ लगभग, जिसको हम कह सकते हैं 35-40 के फुट के करीबन गहरी खुदाई जब हो जाती है तो भीतर गर्मी बढ़ती ही जाती है। कुएं का व्यास अर्थात घेरा बहुत ही संकरा है, क्योंकि कुआं जो होता है उसका व्यास बड़ा होता है। कुएं का व्यास अर्थात घेरा बहुत ही सकड़ा अर्थात कम होता है। उखड़ू बैठे यानी जैसे हम बैठते हैं ना अपने घुटनों के बल, जब हम नीचे बैठते हैं उसे कहते हैं उखड़ू, अर्थात पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। उखड़ू बैठे चेलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। अगर यहाँ पर उखड़ू बैठने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर वह अच्छी तरह बैठता है तो कुएं की ज़मीन में इतनी जगह नहीं है कि वह बैठ सके। कुएं की इतनी चौड़ाई ही नहीं होती है कि वह इसमें बैठ सके। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा औजार होता है जो छोटी डंडी के जैसा, छोटे फावड़े जैसा औजार। नुकीला फल लोहे का अर्थात उसका ऊपरी हिस्सा लोहे का, और जो हाथ में पकड़ने का हिस्सा होता है वह लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहा मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकती है और गहराई में जमा दमघोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के अर्थात चेजारे अर्थात मिस्त्री के सर पर लग भी सकते हैं। इसलिए अपने सर पर वे कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। पाठ इतना आपको समझ ही आ गया होगा बच्चों। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं कि नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी अर्थात चेजारे, इनके पंजों के आसपास मलबा अर्थात मिट्टी का कूड़ा इकट्ठा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। ये कुएं को बनने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को बताया गया है कि किस तरह चेजारा ज़मीन के भीतर है, कोई 30-35 हाथ नीचे, और कुएं बनाने के लिए वह एक छोटे से फल जिसको बसोली कहते हैं उसको काम में ले रहा है। जब उस बसोली से वह मिट्टी इकट्ठी कर देता है तो अपने आसपास, पैरों के आसपास जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो ऊपर से एक बाल्टी नीचे दी जाती है और मिट्टी उसे चेजारा मिट्टी से भर देता है। और पूरी सावधानी के साथ खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। लेकिन नीचे बैठे चेजारे अर्थात मिस्त्री ने अपने सर पर टोप, धातु का टोप जैसा कुछ धारण कर रखा है, पहन रखा है, जिससे उस पर जो गिरने वाली मिट्टी है, कंकर है, उससे वह बच जाता है।
चेलबाजी यानी चेजारों, कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। देखो बच्चों, अच्छी तरह बता दिया गया है कि उन चेजारों किसे कहते हैं। इनका यह जो चिनाई का काम है यह चेजा कहलाता है, और जो यह काम करने वाला होता है उसको चेजारो कहते हैं। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, लेकिन लंबा। कुआं पुल्लिंग है, कुई स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं। अर्थात चाहे यह कुआं कुई है, लेकिन कुई होते हुए भी केवल इसका व्यास ही कम है, इसकी गहराई में कोई कमी नहीं है। यह गहराई में तो कुएं से भी कहीं ज़्यादा है। गहराई तो इस कुई की कहीं से भी कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम तथा कुछ ज़्यादा होती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई के वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुई में न तो सतह पर बहने वाला जल है, न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वहाँ की सूखी मिट्टी उसे अपने में समा लेती है और उसे सोख लेती है। देखो बच्चों, जो अब आप पृष्ठ संख्या 10 पर कुई का चित्र देखेंगे तो आपको चेजारा दिखेगा, कैसे वो मिट्टी को खोद रहा है और फिर उस बसोली से उस मिट्टी को एक बाल्टी में भर रहा है, और ऊपर बैठे हुए लोग कैसे उस बाल्टी को खींच रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि यहाँ कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, एक परत चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण यह पट्टी दिखाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, पर प्राय वह खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। जहाँ पर यह पट्टी है, अर्थात जहाँ पर यह चूने से बनी हुई पट्टी है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बहुत नीचे कहीं वर्षा का मीठा जल है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बरसा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है, और इसी जल को कुई के द्वारा खोद कर बाहर निकाला जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। लगाव यानी जुड़ा होना, और अलगाव अर्थात अलग अलग। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, वह जो चूने से बनी हुई पट्टी जो इस वर्षा के जल की रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बना रहता है, और इस तरह से कुई जल के भीतर बसे हुए जल की रक्षा करती है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई गई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है।
खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, खूब सोचा है, समझा है, विचार किया है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूप में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, अर्थात सीधे पानी से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। हम अभी पृष्ठ संख्या 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें इनके अनुभव ने, राजस्थान के लोगों के अनुभव ने पानी को 3 भागों में बांटा है। पहला है पालर पानी, जो बरसात से मिलने वाला पानी है। यह धरातल पर बहता है तथा इसे नदी या तालाब में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, इसका पूरा विवरण हम कहीं और पढ़ेंगे। पानी का दूसरा जो रूप है, पहला रूप है पालर पानी, दूसरा है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा पानी लेकिन पाताल में न मिल पाया, ऐसा पानी रेजानी कहलाता है। अर्थात ऊपर का पानी पालर पानी और सबसे नीचे का पानी पाताल पानी, और इन दोनों के बीच का पानी रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। यह रेजानी पानी ही कुएं में इकट्ठा होता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है, अर्थात वो भूमि के पानी से तो अलग हो ही जाता है, वह पाताल पानी से भी अलग बना रहता है, क्योंकि एक खड़िया पट्टी उसे उस पाताल पानी से अलग करती है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट स्वरूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारे कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है, अर्थात वही कुई सबसे श्रेष्ठ हो सकती है जहाँ के चेजारे श्रेष्ठ हो, वो अपनी चिनाई का श्रेष्ठतम काम करे। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो न तो कुई ही अच्छी बनेगी, उल्टे वह चेजारे के प्राण भी ले सकती है। इसलिए बहुत सारी खुदाई एक दिन न होकर हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और डोल या बाल्टी से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी धसके नहीं और जो उनकी मेहनत है वो खराब ना हो। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी चेजारों को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। जब इतनी गहराई में इतनी सकरी खुदाई की जाती है बच्चों, तो मिट्टी को रोक सकना ईंटों की खुदाई के द्वारा संभव नहीं हो पाता। तब कुई को रस्सों से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। पहले दिन से ही चेजारे खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है और इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। जैसे सांप नहीं बैठता है अपना गोला बनाकर, ऐसे ही उस रस्से को गोल गोल बिछाया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना हुआ खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है, ऊपर के लोगों के पास। फिर अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी हुई दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है।
रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इन सब में कितनी मेहनत लगती है और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधने पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। अब हम जैसे लोगों को, नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुदी रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, लेकिन रिजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर मिलती है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कहीं पर खीप घास नहीं मिलती है तो वहाँ पर ये रस्सा बनाया नहीं जा सकता, और न ही ज़्यादा पत्थर मिलता है कि जहाँ पर यहाँ हम चिनाई कर सकें। लेकिन वहाँ पर भी पानी है, अगर रिजानी पानी है अर्थात पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी, मीठा पानी यदि उपलब्ध है तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि कुइयाँ नहीं बनती, वहाँ पर भी कुइयाँ बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण अर्थात कैर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों यानी लंबे लंबे डंडों से बनते हैं, मोटी टहनियों से बनते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है और कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लेते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, जैसे सांप बैठता है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। चलो बच्चों, आज हमने 15 पृष्ठ तक पढ़ लिया है। आगे के भाग में हम 16, 17, 18, 19 पृष्ठ पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा यह जो पाठ है वह संपूर्ण हो जाएगा। आशा है आपको इतना पाठ समझ में आया होगा। अगले भाग में हम अगले पृष्ठ पढ़ेंगे।